Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain Keynes theory of employment. Keynes ने 1936 में एक बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की एक सिस्टमैटिक थ्योरी दी और क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्रिटिसाइज किया। जब कीन्स ने अपनी यह बुक पब्लिश की थी उस समय 1929 से लेकर 1933 तक अर्थव्यवस्था में महामंदी की सिचुएशन थी, डिप्रेशन के हालात थी, ओवर प्रोडक्शन था, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को बहुत नुकसान हुआ और उन्होंने लेबर की डिमांड कम कर दी थी अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से बेरोजगारी फैल चुकी थी। उस समय क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी फेल हो गई और कीन्स ने अपनी नई थ्योरी दी। उसकी फीचर्स देखते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ नॉर्मल फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, लेकिन कीन्स का मानना था कि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार पाया जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ नॉर्मल फीचर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्लासिकल अर्थशास्त्री फ्री इकोनॉमी में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली वर्क करती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कीन्स का मानना था कि यदि हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था स्मूथली वर्क करे तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है। नेक्स्ट है शॉर्ट रन थ्योरी। कीन्स शॉर्ट टर्म में बिलीव करते थे क्योंकि उनका मानना था कि लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में हम सब मर ही जाएंगे, इसलिए हमें कोई भी थ्योरी शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। नेक्स्ट है प्राइसेस एंड मनी वेजेस रिमेन कांस्टेंट। कीन्स के अनुसार शॉर्ट टर्म में प्राइसेस एंड मनी वेजेस कांस्टेंट रहते हैं, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे कि प्राइस एंड मनी वेजेस में बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा डिटरमाइन होता है। साथ ही साथ पीगू का कहना था कि यदि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी फैल जाती है तो वेजेस को कम कर देना चाहिए, क्योंकि यदि वेजेस कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाने के कारण प्रोडक्ट की प्राइस भी कम हो जाएंगे। प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ेगी और जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा और वो लेबर की डिमांड भी बढ़ा देंगे और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाएगा। लेकिन कीन्स का मानना था कि पहली बात शॉर्ट रन में प्राइसेस एंड मनी वेजेस कांस्टेंट रहते हैं और दूसरी बात यदि हम वेजेस को कम करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वेजेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ मजदूरों की इनकम भी है, और यदि हम कम वेजेस के रूप में वर्कर्स को कम इनकम दे रहे हैं तो कम इनकम होने के कारण वो प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे और जब प्रोडक्ट की डिमांड कम करेंगे तो उस सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स को नुकसान होगा और वो लेबर की डिमांड भी कम कर देंगे और बेरोजगारी पहले से भी ज्यादा फैल जाएगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। कीन्स का मानना था कि इफेक्टिव डिमांड एम्प्लॉयमेंट के लेवल को, रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। जेबीसी का क्या कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जितना भी उत्पादन होता है वो स्वतः ही कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि वो अपनी डिमांड, अपनी मांग खुद क्रिएट कर लेता है, अपनी मांग खुद उत्पन्न कर लेता है। लेकिन कीन्स का कहना था कि सप्लाई creates its own demand, it's not true, but it's a effective demand which
which creates the supply. प्रभावशाली मांग जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रोजगार का स्तर होगा, उतना ही ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड डिनोट्स द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के विभिन्न स्तरों पर पूरी अर्थव्यवस्था में गुड्स और सर्विसेज की कितनी डिमांड हो रही है, जितनी टोटल डिमांड होती है उसको हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। और इफेक्टिव डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है? इट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड प्राइस एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। जहां पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बराबर होते हैं वहां पर इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइन हो जाती है। कीन्स के अनुसार रोजगार का स्तर इफेक्टिव डिमांड के द्वारा डिटरमाइन होता है और इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस से डिटरमाइन होती है। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस किसे कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई प्राइस मींस जो प्रोडक्शन को बनाने में टोटल कॉस्ट आ रही है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को काम पर लगाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देता है। तो ये सब प्रोडक्शन की कॉस्ट बनते हैं और कोई भी प्रोड्यूसर रोजगार के एक दी हुई स्तर पर जितना प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन को बेचकर कम से कम मिनिमम इतनी रिसिप्ट तो चाहेगा। He must receive the total cost of production incurred by employing a given number of labor. एक एग्जांपल देती हूं, यहां पर मैं एक प्रोडक्ट का एग्जांपल दे रही हूं, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है हम उसकी बात करते हैं, सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर 1000 व्हाइट बोर्ड बना रहा है। 1000 व्हाइट बोर्ड बनाने के लिए उसने 100 वर्कर्स को काम पर लगाया है जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए आ रही है। तो 1000 बोर्ड को बेचने पर कम से कम प्रोड्यूसर को 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। He must receive this much receipt after selling the production incurred by employing a given number of labor. क्योंकि यदि उसको टोटल कॉस्ट जो आ रही है उतना भी बेचने पर नहीं मिलेगा तो वो अपने प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। एग्रीगेट डिमांड प्राइस, व्हाटएवर अ प्रोड्यूसर इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव, जब प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उस प्रोडक्शन को बेचने पर एक प्रोड्यूसर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है। सेम बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं। 1000 बोर्ड को बनाने में 100 लेबर को काम पर लगाया गया है और 1 लाख कॉस्ट आ रही है। कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में बेचना चाहता है तो वो उसका जो प्राइस है या उसकी रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा ही रखेगा। टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपए आ रही है, यदि वो 1,10,000 रुपए 1000 बोर्ड को बेचने में एक्सपेक्ट कर रहा है कि कम से कम उसको 1,10,000 रुपए एज अ रेवेन्यू मिलना चाहिए, तो इसको हम एग्रीगेट डिमांड प्राइस कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस must receive, aggregate demand price expect to receive. Aggregate supply schedule relationship दिखाता है किसके बीच में? Number of workers and aggregate supply price. रोजगार की विभिन्न स्तरों पर डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर
एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कितना है, ये हमें एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल से पता चलता है। नंबर ऑफ वर्कर्स लैक्स में दिखाए गए हैं और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस करोड़ में दिखाया गया है। जब 10 लाख वर्कर्स को काम पर लगाया गया है तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस 115 करोड़ रुपए है। इट मींस मिनिमम इतना प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए प्रोडक्शन को बेचने पर जब वो 10 लाख वर्कर्स को काम पर लगा रहा है। यदि 15 लाख वर्कर काम पे लगाए हैं तो उस सिचुएशन में जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की आ रही है वो 130। जैसे जैसे वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि जब वर्कर्स बढ़ाए जाएंगे तो उनको सैलरी दी जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड एंड एग्रीगेट डिमांड प्राइस के बीच में रिलेशनशिप को बताता है कि रोजगार के विभिन्न स्तरों पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस कितना होगा। जब 10 लाख वर्कर काम पे लगाए गए हैं तो वो एग्रीगेट डिमांड प्राइस 130 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा है। जब 15 लाख वर्कर काम पर लगाए गए हैं तो प्रोड्यूसर 140 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये कितने रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है उसके बारे में दिखा रहा है और ये कितना रिसिप्ट उसको मिलना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इस बारे में दिखा रहा है। ये मस्ट रिसीव, एक्सपेक्ट टू रिसीव। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस से डिटरमाइन होती है। ईडी एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को दिखा रहा है और एएस एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को दिखा रहा है। ई पॉइंट पर जो हमारा इफेक्टिव डिमांड को भी शो कर रहा है इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हैं। यहां पर ओएम वर्कर काम पर लगे हुए हैं। यदि ई पॉइंट से पहले देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है और वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। एम्प्लॉयमेंट को तब तक बढ़ाता रहेगा जब तक एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की बराबर नहीं हो जाती है। जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वहीं पर वो एम्प्लॉयमेंट रोक देगा। यह पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है क्योंकि कीन्स का कहना था यह जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट में ही अचीव हो, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद आप देखिए एग्रीगेट डिमांड कम रह गई है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। इट मींस कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम आ रही है। ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को लॉस होगा और वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा और जब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं देगा और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव नहीं हो रहा है। और यदि हम चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो तो कीन्स के अनुसार यह जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन कांस्टेंट रहता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाया जा सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव किया जा सकता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बी डायग्राम में AD1 नई एग्रीगेट डिमांड कर्व को शो कर रहा है। ई अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है जो आपने ए डायग्राम में देखा था। जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया गया तो उस सिचुएशन में E1 पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड जो नया एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड
और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो गए हैं और इस सिचुएशन में इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। होप सो आपको कीन्स का एम्प्लॉयमेंट थ्योरी समझ में आ गई होगी और जो भी मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग्स लिखे हुए हैं जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।